नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। आज भारत के लाल, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की 100वीं जयंती है। बीते कई सालों से अटल जी का जन्मदिन सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है और उसका एक कारण भी है। अटल जी ने जिस तरह से डेवलपमेंट को, देश के विकास को गति दी थी, जिस तरह से देश के विकास को गति देने वाली कुछ अभिनव योजनाओं, परियोजनाओं की शुरुआत की थी, वो भारत के जो डेवलपमेंट का मॉडल है और भारत में जो गवर्नेंस का मॉडल है, उसके लिए एक मील का पत्थर साबित हुई हैं। और अटल जी की प्रेरणा से अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कहते हैं कि अटल जी ने जो रास्ता दिखाया, हम उसी रास्ते पर बढ़ रहे हैं। बीजेपी बीते 10 सालों से शासन में है। केंद्र की अगर मैं बात करूं, राज्यों की बात नहीं कर रहा, बीते 10 सालों से शासन में है। तीसरी बार लगातार बीजेपी को जनता का मैंडेट मिला और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जब अटल जी को श्रद्धांजलि दी तो उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी का सुशासन का मॉडल, जो गवर्नेंस का मॉडल था, न सिर्फ उसको याद किया बल्कि उन्होंने साथ साथ एक बहुत अहम बात कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ये जो गवर्नेंस का मॉडल है, ये जो सुशासन का मॉडल है, दरअसल ये सत्ता के लिए नहीं, ये सुशासन वो है जो सत्ता के लिए नहीं बल्कि सेवा के लिए हमें काम करने की प्रेरणा देता है। और उन्होंने कहा कि ये जो हम जनता के लिए सेवा का काम करते हैं, उसके कारण ही जनता हमें बार बार चुनती है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक तरह से जो डेवलपमेंट मॉडल है, गवर्नेंस का मॉडल है, उसके लिए एक बड़ी लकीर खींची और साथ साथ ये कहा कि कोई भी गवर्नेंस मॉडल है, उसमें सत्ता अहम नहीं बल्कि उसमें सेवा अहम होनी चाहिए। वही सुशासन है जिसमें सेवा अहम होगी। गवर्नेंस वही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब ये कहते हैं तो उसके पीछे उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड भी है, जिसका दावा बीजेपी बार बार करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिसकी याद बार बार दिलाते हैं, वो बार बार ये याद दिलाते हैं देश की जनता को कि 2014 में जब बीजेपी की सरकार आई, तब देश में एक बड़ी आबादी, महिलाओं की बड़ी आबादी जो है, उनके पास एक बेसिक शौचालय जैसी फैसिलिटी नहीं थी। इस देश में महिलाओं को तड़के रात के अंधेरे में शौच के लिए बाहर जाना पड़ता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में लाल किले से शौचालय की बात करी। पूरा देश चौंक गया था उस वक्त कि देखिए, देश का प्रधानमंत्री लाल किले से शौचालय की बात कर रहा है। लेकिन जब शौचालय और स्वच्छता पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोकस किया, उसके बाद देश जो है ओपन डेफिसिट से आजाद हुआ। सिर्फ एक शौचालय की बात नहीं है, हर घर जल, हर घर बिजली, नल से जल, आयुष्मान योजना, ये तमाम चीजें ऐसी हैं जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार जिक्र करते हैं। और वो ये कि उन्होंने कहा कि जनता को जो उनकी बेसिक जरूरतें हैं, उसके लिए उन्हें हाथ फैला के मांगना ना पड़े। गवर्नेंस वो है जिसमें जनता को अपनी बेसिक मूलभूत सुविधाओं, मूलभूत चीजों के लिए हाथ फैला के किसी सरकार से मांगना ना पड़े, क्योंकि वो उनका हक है और सरकार को वो देना ही चाहिए। और इसीलिए आज अटल जी की याद की गई, उनको याद किया गया। तो अगर कुल मिलाकर देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जो कुछ कहा, मुझे लगता है कि इस पर देश में एक नई बहस की शुरुआत होनी चाहिए। और वो बहस देश के जो गवर्नेंस के मॉडल हैं, उन पर बहस होनी चाहिए। और दो टूक में आज हम यही बहस शुरू करेंगे। इसी बहस को न सिर्फ शुरू करेंगे बल्कि भविष्य में आगे भी बढ़ाएंगे। मोटे तौर पर देखें, अगर राजनीतिक दृष्टि से देखें तो देश में मोटे तौर पर 4 गवर्नेंस के मॉडल हैं। एक मॉडल वो जो बीजेपी कहती है कि हमारा मॉडल है, जो दीनदयाल उपाध्याय का मॉडल है, जिसमें जो बिल्कुल सीढ़ी के पायदान पर बैठा व्यक्ति है, सबसे समाज में निचले तबके पर बैठा व्यक्ति है, उस तक बेसिक एमिनिटीज को पहुंचाना बीजेपी कहती है हमारा सुशासन का, सेवा का मॉडल है। दूसरी तरफ कांग्रेस का एक गवर्नेंस मॉडल है। कांग्रेस ने लंबे समय तक देश पर शासन किया। एक गवर्नेंस कांग्रेस का गवर्नेंस मॉडल है। एक हम कह सकते हैं कि मोटे तौर पर लेफ्ट का गवर्नेंस मॉडल है, जो पहले था, लगभग जो है उसका अंत हो गया है। केरल को छोड़ करके जो लेफ्ट का जो गवर्नेंस मॉडल था वो कहीं बचा नहीं है।
और लेफ्ट पार्टियां भी वो उनका जो है उनके जो पांव देश से लगातार उखड़ रहे हैं। और चौथा मॉडल जो है वो क्षेत्रीय पार्टियों का है, देश की क्षेत्रीय पार्टियों का। तो मुझे लगता है कि ये जो गवर्नेंस के अलग अलग मॉडल हैं, इस पर एक डिबेट होनी चाहिए। देश की जनता को खुले तौर पर इस चर्चा में शामिल होना चाहिए और ये समझना चाहिए कि गवर्नेंस का कौन सा मॉडल जो है वो देश की जनता के लिए सबसे ज्यादा मुफीद है। आज दो टूक में इसी पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले आगे बढ़ें, जरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अटल जी को याद करते हुए जिस तरह से गवर्नेंस की, सुशासन की और सेवा की बात की, उसको एक बार जरूर सुनना चाहिए। आज भारत रत्न अटल जी के जन्म के 100 साल हो रहे हैं। अटल जी की जयंती का ये पर्व सुशासन की, सुसेवा की हमारी प्रेरणा का भी पर्व है। हमारे लिए सुशासन दिवस सिर्फ एक दिन का कार्यक्रम भर नहीं है। गुड गवर्नेंस, सुशासन भाजपा सरकारों की पहचान है। देश की जनता ने लगातार तीसरी बार केंद्र में भाजपा की सरकार बनाई। इसके पीछे सुशासन का भरोसा ही सबसे प्रबल है। देश में जब जब भाजपा को जहां जहां भी सेवा करने का अवसर मिला है, हमने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ के जनहित के, जन कल्याण के और विकास के कामों में सफलता पाई है। सुशासन के लिए अच्छी योजनाओं के साथ ही उन्हें अच्छी तरह लागू करना भी जरूरी है। सरकार की योजनाओं का लाभ कितना पहुंचा, ये सुशासन का पैमाना होता है। सुशासन का मतलब ही यही है कि अपने ही हक के लिए नागरिक को सरकार के सामने हाथ फैलाना न पड़े, सरकारी दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़े। और यही तो सैचुरेशन की 100% लाभार्थी को 100% लाभ से जोड़ने की हमारी नीति है। सुशासन का यही मंत्र भाजपा सरकारों को दूसरों से अलग करता है। जहां सुशासन होता है, वहां वर्तमान चुनौतियों के साथ ही भविष्य की चुनौतियों पर भी काम किया जाता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने सुना, और जैसा मैंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात को लेकर के कहा कि भाई हम अगर बार बार जनता जो है हमको चुनती है तो ये सुशासन का मॉडल है, ये भरोसा है, भरोसा जीतने के बाद जो है इस तरह से जनता वोट देती है। इसी को लेकर आज की चर्चा, आज की डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। आज की चर्चा में मेरे साथ जो है 4 गेस्ट, 4 मेहमान जुड़ चुके हैं। आइए चारों मेहमानों का परिचय करवा देता हूँ। मेरे साथ रोहन गुप्ता जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं रोहन गुप्ता जी, और गुजरात से आते हैं। गुजरात का मॉडल की बार बार चर्चा होती है। मेरे साथ तारिक खान जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं तारिक खान जी,
मेरे साथ निखिल जैन जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, कांग्रेस पार्टी के समर्थक हैं। और मेरे साथ स्टूडियो में अवधेश कुमार जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, स्तंभकार हैं। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। रोहन जी, मैं आपसे इस डिबेट की शुरुआत करता हूं। आज प्रधानमंत्री ने कहा कि जब हमें सेवा करने का अवसर मिलता है तो हम पुराने रिकॉर्ड तोड़ते हैं, जनहित, जन कल्याण और विकास के काम करते हैं, इसीलिए पुराने रिकॉर्ड तोड़ते हैं। बहुत सारी योजनाएं हैं जिनको आप गिना सकते हैं, प्रधानमंत्री भी उनका बार बार जिक्र करते हैं। कई सारी चीजें हैं जिसको सरकार की उपलब्धियां कहा जा सकता है। लेकिन बार बार एक देश में बात चढ़ती है, चर्चा होती है कि भाई विपक्ष बार बार ये आरोप लगाता है कि भाई एक तरह से आप देखिए तो बेरोजगारी के मोर्चे पर 2 करोड़ का आपकी सरकार ने वादा किया था, 2 करोड़ रोजगार देने का। बेरोजगारी के मोर्चे पर कोई काम नहीं हुआ, महंगाई के मोर्चे पर कोई काम नहीं हुआ। अभी राहुल जी जो है मार्केट गए थे, बाजार गए थे, वो दिखा रहे थे 400 रुपए किलो जो है लहसुन मिल रहा है, तो आम महिलाएं अपनी रसोई कैसे चलाएंगी। फिर उसके बाद जो है किसानों की बात होती है, किसान लगातार जो है सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। तो विपक्षी आरोप लगाते हैं कि भाई ये तमाम चीज़ें जो हैं ये दिखती हैं। तो ऐसे में आप लोग जब कहते हैं कि आपका मॉडल जो है वो सुशासन का मॉडल है, सेवा का मॉडल है, तो उस पर सवाल उठते हैं। कुछ क्या कहेंगे आप? देखिए अशोक जी, विपक्ष की एक आदत हो चुकी है कि एक सिंबॉलिक तरीके से सरकार को, कहीं पे भी सरकार का नाम आए, मोदी जी का नाम है, उसको क्रिटिसाइज करे। विपक्ष का काम होता है एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हो, एक विरोध हो जिससे कुछ हल निकल पाए। जब पर आपका एक उद्देश्य हो जाता है कि किसी भी काम के लिए, किसी भी बात के लिए सरकार को क्रिटिसाइज करना, तब कभी हल नहीं निकलता है। आज आप कहेंगे कि अगर इतनी सब चीजें हैं, जहां पे हम हरियाणा की बात करें, जहां पे किसान आंदोलन की बात हो या इतने बड़े एजिटेशन हुए थे, वहां पे चुनाव हुए, भाजपा क्यों जीती? फिर आप ईवीएम पे ठीकरा फोड़ देंगे। आप कहेंगे महंगाई, पूरे देश में तीसरी बार मोदी सरकार चुन के आई। अगर महंगाई सब, अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि महंगाई नहीं है या हो, पर जिस हिसाब से विपक्ष को एक भयावह चेहरा उसको दिया जाता है, अगर वो मामला होता तो क्या कोई भी सरकार तीसरी बार चुन के आ सकती थी? नहीं आ सकती थी। और प्रधानमंत्री ने जो कहा उसको एक समझने की जरूरत है। सुशासन का मतलब क्या है? सुशासन का मतलब है कि अपनी योजनाओं द्वारा अंत्योदय, जो आखिरी आदमी तक उस योजना का लाभ पहुंचाना, और डिलीवरी, जो कितना पैसा, आज विपक्ष ही प्रधानमंत्री कहते थे कि 1 रुपया जाता है नीचे 15 पैसा पहुंचता है। आज प्रधानमंत्री जी ने वो सुनिश्चित किया कि बैंक अकाउंट के माध्यम से, जब बैंक अकाउंट ओपन हो रहे थे तो पूरा देश मजाक उड़ा रहा था, वो अकाउंट से जो पाइपलाइन क्रिएट किया गया, जितनी भी योजना, जो भी सरकारें हैं, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर का कंसेप्ट किसने चालू किया कि जिससे 1 रुपया जो सरकार ऊपर खर्च करती है नीचे तक 1 रुपया पहुंचे। तो ऐसी काफी चीजें हैं। शौचालय की हम बात करें, डेटा की बात करें, कई बार कैशलेस इकोनॉमी का मजाक उड़ाया जा रहा था। जो इंडिया का यूपीआई मॉडल है, कितने देश वो इंडिया का यूपीआई मॉडल आज इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो काफी चीजें हैं। कोई ऐसी कोई सरकार तीसरी बार चुन के नहीं आती है अशोक जी। विपक्ष का काम है क्रिटिसाइज करे, पर आप जब हर चीज को क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते तो आपकी विश्वसनीयता कम हो जाती है। और यही था अटल जी जब थे, अब आपको मालूम होगा उनका एक संसद में एक भाषण है, उसको हमेशा अप्रिशिएट किया जाता था जब उन्होंने राजीव गांधी जी की तारीफ की थी। वो था, वो एक संवर्जन की बात होती थी कि आप हो, विपक्ष हो, पर इसका मतलब दुश्मन नहीं है। पर आज का आप देखेंगे जिस प्रकार से हर चीज से मोदी जी को घेरना, उनके वीजा पर्सनल टिप्पणी करना, संसद नहीं चलने देना, ये एक पूरा माहौल जो बदल गया है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उसको बदलने की जरूरत है। और आज अटल जी का एक भव्य दिवस है, तब हम सबको मिलकर एक प्रण लेना चाहिए कि ठीक है, विपक्ष का काम है क्रिटिसाइज करे, पर अच्छी चीज होती है तो सरकार के साथ में चले, मिलकर देश को आगे बढ़ाए। सरकार है, सरकार अपना काम कर रही है, कई चीजें ऐसी हो सकती है कि उसमें त्रुटि रह जाए, विपक्ष का काम है सरकार का ध्यान उसके प्रति ले जाए, पर हर चीज में विरोध करना, और जब आप चुनाव में हारते हो तब ईवीएम पे ठोकरा फोड़ना, मुझे लगता है कि इस बात से देश की जनता को भी अब आपत्ति होने लगी है। ओके, आपने जो बात रखी उसको मैं आगे बढ़ाऊंगा जरूर। तारिक खान जी, जो बात रोहन जी कह रहे हैं, और मुझे बार बार ये बात कई बार याद दिलानी पड़ती है। मुझे करीब 30 साल हुए इस पत्रकारिता के पेशे में, और मुझे याद है कि वो दौर भी होता था जब विपक्ष जो है सरकार की पीठ थपथपाता था, सरकार के साथ खड़ा रहता था। और ये बात, इसमें कोई दोहराए नहीं कि आज जो है, मुझे याद नहीं कि बीते 10 सालों में कभी विपक्ष, क्योंकि सरकार का अपना एक, सरकार की गति होती है, सरकार की मति होती है, सरकार के काम करने के तरीके होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ चीजें उसमें होती हैं कि जिसकी आलोचना करनी चाहिए, और विपक्ष को ये करनी चाहिए, इसमें कोई दोहराए नहीं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, मुझे याद नहीं कि कभी इस सरकार के अच्छे कामों की भी विपक्ष ने कभी तारीफ की हो। तो इस तरह से विपक्ष हमेशा ही जो है वो तलवार लेकर खड़े रहना वाला विपक्ष, मुझे लगता है देश के लिए कितना वो मुफीद है। सवाल तो पूछे ही जाएंगे, अब वो कड़वे लगे या मीठे लगे, ये
तो तय कर सकता है कोई भी, आप तय करें या विपक्ष तय करे। अटल जी देश के महान नेता थे, बड़े नेता थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और देश के डेवलपमेंट के लिए अटल जी ने काम किया, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, चाहे वो विपक्ष में रहे हों आज़ादी के टाइम से और जब तक वो रहे राजनीति में तब तक। अटल जी ने की कविता है, जो कल थे वो आज नहीं है, जो आज हैं वो कल नहीं होंगे, होने न होने का क्रम यूं ही चलता रहेगा, हम थे, हम हैं, हम रहेंगे, ये भ्रम भी पलता रहे। ये भ्रम क्या है ना, अहम है, जो बीजेपी को हो गया, मगर अपने ही नेता के कथन, उनकी कविताओं को ये भूल गए। अब दुनिया भर की बात हो, इससे नहीं, बहुत सटीक बात करनी चाहिए। BS मिन्हास आयोग बना, जिसने 1956 में रिपोर्ट दी सरकार को, और उसमें कहा कि 1956 में भारत की 80% आबादी गरीबी रेखा से नीचे रहती। अब सरकार ये कहती है कि 11% लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, जिसके मानक तमाम तरीके हैं, 11 पैरामीटर पे वो नापते हैं, चलिए ठीक है। तो तब 80% थी, अब 11% है। किसी सरकार ने कुछ नहीं किया। सिर्फ ये जो 22 से 11 लेके आए मोदी साहब, ये बड़ा अचीवमेंट है। इससे पहले जो सरकारें रही होंगी क्या कर रही होंगी मुझे नहीं पता। अच्छा, आप कहते ये भी हैं कि आपने लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला, तो ये रिपोर्ट है थॉमस पिकेटी, नोबेल प्राइज विजेता है, नोबेल प्राइज विजेता है थॉमस पिकेटी। इन्होंने एक रिपोर्ट बनाई, राइट ऑफ बिलियनियर, 2022 और 23 में। इन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में 1800 1900 उस दशक में भी जो अमीरी गरीबी का भेदभाव है वो इतना नहीं था जितना अब है। 1% लोगों के पास भारत की 20 से ज्यादा परसेंट वेल्थ है, इनकम है, और 1% लोगों के पास 40% से ज्यादा वेल्थ है, जो कि कंपेयर्ड, मान लेते हैं हम चाइना से कंपेयर करते हैं, तो वो 40% की बजाय जो 1% लोग हैं वो 15% है वहां पर। अब ये भी रिपोर्टें निकल के आती हैं, हमारा हालत क्या है वो भी पता चलता रहता है, तमाम इंडेक्स बताते रहते हैं। मैंने तो एक रिपोर्ट का दावा किया है। अब सरकार ने किस स्तर पर डेवलपमेंट किया, योजनाओं को किस स्तर पर लेके आया, अभी आपने खुद बताया, उनको किस स्तर पर जमीनी लेवल पर लेकर आए। 2023 की कैग रिपोर्ट है, उस कैग रिपोर्ट ने कहा कि आयुष्मान भारत में 45,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। ये सुशासन, अच्छी बात है। उत्तर प्रदेश में देवरिया में एक थाना था, उसकी महीने की इनकम जब एसपी को पता चली वो 1.5 करोड़ रुपए थी। ये भी सुशासन का हिस्सा है। उत्तर प्रदेश की जनता को अब कभी भी पुलिस को पैसा नहीं देना पड़ता, छोटे छोटे बाबुओं को पैसा नहीं देना पड़ता, चवन नहीं देता। जो भी करता है उसको तुरंत वो लोग फोन मिलाते हैं, योगी जी का डायरेक्ट नंबर है, कहते हैं योगी जी ये बेईमानी कर रहा है, योगी जी उसको भाई तख्ती लटकाता है, वही चूड़ी टाइट है ना कुछ लोगों की, वही तख्ती लटका के वो थाने जाता है, साहब मुझसे गलती हो गई। ये अटल जी का सुशासन मॉडल उत्तर प्रदेश में शायद इन्होंने लागू कर दिया, या 10 साल में कितना लागू किया, कर पाए नहीं कर पाए, ये सब चीजों का आकलन हम लोग अपने अपने हिसाब से करते हैं। मगर कायदे से देखा जाए अगर, तो ये एक बहुत बड़ा पैरामीटर है। अगर गरीब और गरीब होता जा रहा है, एक रिपोर्ट और है, वो कहती है कि जो 20% लोग हैं जो मीडियम क्लास के हैं, उनकी इनकम 53% घट गई 2000 जब से मोदी साहब की सरकार आई। तो तमाम रिपोर्टों ने यह बताया। अब आप देखिए, सोचिए, एक बात और सोचिए, कोरोना काल जब आया तो कोरोना काल में लोगों का घाटा हुआ, उनकी नौकरियां गई। अब उसी काल में ये कह रहे हैं कि इन्होंने करोड़ों लोगों को जो गरीबी रेखा है उससे बाहर निकाल दिया। गरीबी रेखा निकालते कैसे, कौन गरीब है मुझे जरा बताइएगा, आप बताइएगा, चाहे बीजेपी के प्रवक्ता बताएं, अवधेश भाई बताएं, क्या डेफिनेशन है, कौन गरीब है। और वो जो आप कह रहे हैं, क्या वाकई में, अगर वाकई में निकाला, आई एम हैप्पी इंडियन, मोर देन है, मैं बहुत खुश हूं, लेकिन क्या ये मैनिपुलेशन है डेटा का, और अगर असलियत में निकाला तो मैं बहुत खुश हूं। ठीक है, मुझे यकीन नहीं। ओके, आपका जो सवाल है वो रोहन जी जवाब देंगे और मैं डिबेट को आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन 2 चीजें यहां मैं कहना चाहता हूं तारिक भाई। एक बात, मेरा मूल सवाल का जवाब अभी भी नहीं आया, जो मैंने मूल सवाल मैं तो कह रहा हूं, ठीक है, बिल्कुल आपका काम है, बिल्कुल विपक्ष को सवाल पूछने चाहिए, विपक्ष का काम है सरकार पर अंकुश की तरह रहना चाहिए, लेकिन मैं कह रहा हूं कि ऐसा दौर जो है वो दौर चला गया।
मैंने खुद अटल जी को देखा, मैं उस समय रिपोर्टिंग करता था, मैंने अटल जी को देखा, कई बार वो सरकार की प्रशंसा करते थे, आडवाणी जी करते थे, पूरी बीजेपी करती थी। लेकिन आज मैं देख रहा हूं कि विपक्ष ऐसा है जो नारे लगाता है मर जा मोदी, जो नारे लगाता है मोदी तेरी कब्र खुदेगी। तो मैं इस पर भी मेरे एक बेसिक सवाल जो रोहन जी ने उठाया था, मुझे लगता है उसको भी हमें एड्रेस करना चाहिए। दूसरी बात, आपने जो गरीबी वाली बात की, रोहन जी के पास जाऊं उससे पहले आपने इंडेक्स की बात करी, क्योंकि मैं एक जर्नलिस्ट हूं, मेरा काम है लोगों को इन्फॉर्म करना भी। तो मैं इसलिए बार बार कहता हूं, ये जो विदेशों से जो इंडेक्स आते हैं, मैं बार बार कहता हूं ये फर्जी इंडेक्स होते हैं, इनका कोई बेस नहीं होता। और मैं जब ये कह रहा हूं तो इसके पीछे एक ठोस कारण है। यही इंडेक्स जो आया था, जिसने बताया था कि भारत में की जो है डेमोक्रेसी जो है, वो भारत की डेमोक्रेसी वो साउथ कोरिया से भी पीछे चली गई है। लेकिन साउथ कोरिया में कैसे तख्ता पलट हुआ, कैसे राष्ट्रपति ने क्या किया, कैसे वहां मार्शल लॉ लगाए, पूरी दुनिया अभी देख रही है। यही इंडेक्स आए थे जिसमें कहा कि हैप्पीनेस इंडेक्स में बांग्लादेश भारत से आगे है। अब वो बांग्लादेश भारत से कैसे आ गए, इस वक्त दुनिया देख रही है कितना हैप्पी है। मतलब जहां पे राजशाही है जिन देशों में, उन देशों को डेमोक्रेसी में भारत से आगे। तो ये इंडेक्स में नहीं जाना चाहिए, मेरा सिर्फ अनुरोध है। बाकी जो आप कह रहे हैं वो उन पर चैलेंज कीजिए, रिपोर्ट्स पे चैलेंज कीजिए, बुद्धिजीवियों के जो रिपोर्ट्स हैं उन पर चैलेंज कीजिए, मुझे कोई एतराज नहीं। रोहन जी जवाब दीजिए। भाई वो कह रहे हैं कि एक तो कह रहे हैं गरीब और गरीब हो गया, ठीक है ना। दूसरी बात वो ये कह रहे हैं कि भाई आप किस आधार पे गरीबी तय करते हैं, और जो है ये सब चीजें जो है इसमें स्पष्टता नहीं है। देखिए, बहुत अच्छा सवाल पूछा और इसका जवाब बनता है। देखिए, जब आंकड़ों की बात आती है, आपको देश की संस्थाओं के आंकड़ों पे भरोसा नहीं, और विदेश में कोई आदमी कहीं पे कोई सर्वे कर देता है, आप उसको देश पे लाद देते हैं। और यही विदेश में कहा था, जैसे आपने कहा बांग्लादेश में, आपने तो गरीबी की बात की, उन्होंने कहा था कि लोकतंत्र में कौन सा देश सबसे आगे है। बांग्लादेश उसमें हमारे देश से आगे था, पाकिस्तान उसमें आगे था। और उस रिपोर्ट पे हमारे देश में बहस छिड़ती है कि देखिए ये इंटरनेशनल रिपोर्ट ने कहा कि बांग्लादेश में लोकतंत्र है, हमारे वहां पे लोकतंत्र नहीं। क्या हुआ? हमने तो उसका कोई गुब्बारा नहीं फोड़ा, आपके सामने फूट चुका है। आज हम बात कर रहे हैं जब किसान की आय की बात है, आप एमएसपी निकाल के ले लीजिए, 2014 में क्या थी। आज सारी जितनी भी एमएसपी है 2014 के मुकाबले से 2.5 गुना ज्यादा है। तो क्या किसान की इनकम 2.5 गुना नहीं बढ़ी? आज हम गरीबी आंकड़ों की बात करें, उसका पैमाना ये होता है कि पर कैपिटा जीडीपी है, उसके सामने कितने लोगों की पर कैपिटा जीडीपी जो है उससे ज्यादा इनकम होती है, वो गरीबी का पैमाना है। आंकड़ा निकाल के देख लीजिए, 17 से 18 करोड़ लोग जो है इतने साल में उसके ऊपर आए हैं। ये मेरा आंकड़ा नहीं है, ये वर्ल्ड बैंक का आंकड़ा है, ये आरबीआई का आंकड़ा है, ये देश के इकोनॉमिक सर्वे का आंकड़ा है। तो मुझे लगता है कि जब भी ये विपक्ष को विदेशी आंकड़ों का सहारा इसे लेना पड़ रहा है क्योंकि देश के आंकड़ों पे, देश की संस्थाओं पे उनको भरोसा ही नहीं है। आप डिबेट कीजिए ना। आज मैं शेयर मार्केट की बात कर रहा हूँ, जो कैपिटलाइजेशन की बात कर रहा हूँ, बहुत जल्द हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी में जाने वाले। हमारी इकोनॉमी वर्ल्ड में 4थे नंबर पे आ चुकी है। ये मेरा आंकड़ा नहीं है, ये देश का आंकड़ा है, अर्थतंत्र के आंकड़े हैं। और आखिरी चीज अशोक जी, अगर इतनी सारी आपत्ति, मैं वापस, क्योंकि हम लोकतंत्र हैं, कहीं ना कहीं हमको चुनाव को जो है लोकतंत्र का पैमाना मानना पड़ेगा। कहीं ना कहीं चुनावों को जो परफॉर्मेंस का पैमाना मानना पड़ेगा। जैसे ही हम उस पैमाने पे आते हैं, विपक्ष वापस ईवीएम पे सवाल पूछना देता है। तो मतलब रहा क्या? जहां आपकी बात नहीं मानी जाती है, आप संस्थाओं पे सवाल उठा रहे हैं। और आप चाहते हैं कि जो देश के बाहर हो रहा है, जो लोग जा रहे हैं, एक षड्यंत्र होता है देश के खिलाफ। आज बांग्लादेश में भी क्या हुआ? वहां पे भी सरकार के सामने षड्यंत्र हुआ। बाहर की ताकतों ने सोशल मीडिया के माध्यम से एक आभासी चित्र किया और उसका शिकार बन गए। हमारे देश की जनता ये सब चीजें जानती है, और इसीलिए जब भी प्रोपेगेंडा, जब भी आपने देखा होगा संसद के सत्र आते हैं अशोक जी, हमने काफी डिबेट किए, 2 दिन पहले कोई विदेश में रिपोर्ट आ जाता है, पूरा संसद का सत्र हमारा उसके ऊपर विपक्ष बर्बाद करता है। क्यों? आप बात कीजिए ना, आपको मौका मिलता है संसद में देश की जनता के लिए आवाज उठाना, और आप उसी ट्रैप में फंस के आप पूरा संसद का सत्र खराब कर देते हैं। आपके पास संसद सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है कि सरकार के ऊपर सवाल उठाइए। बिल्कुल सवाल, हाँ, एक भी बार यूज नहीं होता है। अरे आपको जब भरोसा ही नहीं, और इसीलिए आप जनता का भरोसा गंवाते जा रहे हैं। जनता भी आपको भरोसा नहीं कर रही। ओके, आप सवाल पूछिए तारिक जी, लेकिन मेरा उसमें छोटा सा एक सवाल भी है, आपके लिए भी है। जो रोहन जी बार बार कह रहे हैं, भाई डेमोक्रेसी में तो एक पैमाना तो जनता का होता है ना, कि जनता का फैसला, जिसे हम चुनाव मानते हैं। तो ये तो जब मैं गवर्नेंस मॉडल की बात करता हूं, और मोटे तौर पर मैं कहा कम्युनिस्ट मॉडल को भूल जाइए, तो 3 मॉडल देश में है, बीजेपी का, कांग्रेस का और एक क्षेत्रीय पार्टियों का। अगर उनका कंपैरिजन करेंगे तो आज तो जनता जो है बीजेपी के जो मॉडल है उसके साथ खड़ी दिख रही है। साफ तौर पर वो बार बार इसको स्वीकार कर रही है कि गवर्नेंस मॉडल बढ़िया है। बोलिए। मान रहा हूं, इसका मतलब है कि संघ विचार को और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विचार को 1952 से लेकर
जब तक ये सत्ता नहीं आए सबको रिजेक्ट किया था इनके मॉडल को। इसको भी मान लीजिए, मैं मान रहा हूं। इसमें कौन सा दौरा है जनता के बीच? मैं मान रहा हूं। तारिक जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। उसकी स्वीकार्यता जनता के बीच नहीं थी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, इसमें तो कोई दौरा ही नहीं। आज उसकी स्वीकार्यता है। अब मैंने आपका जवाब दे दिया। मैं बीजेपी से पूछ रहा हूं कि जिनको आप राशन दे रहे हैं वो गरीबी रेखा से नीचे हैं या ऊपर है? आप 80 करोड़ का इशारा है, ओके, 80 इनका इशारा 80 करोड़ पर है। वो गरीबी रेखा से नीचे हैं। और मैं फिर कह रहा हूं, ये फिर नहीं बता पाए कि गरीब कौन है, नहीं बता पाए। उसका पर कैपिटा इनकम से कोई लेना देना नहीं। मैं आपको इसका जवाब देता हूं। अगर आपने प्रधानमंत्री जी का भाषण सुना हो संसद में, उन्होंने कहा कि हमारा मजाक उड़ाया गया कि जब हमने राशन कोरोना के समय में दिया, सब लोगों को दिया और आज भी दे रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हम चाहते हैं कि वो और सशक्त हो। इसका मतलब ये नहीं कि गरीबी रेखा के नीचे के लोगों को खाली राशन दिया जाता है। ये प्रधानमंत्री जी ने संसद में कहा कि हम चाहते हैं कि और वो लोग सशक्त हो। आप उसका भी मजाक उड़ा रहे हैं। ये क्या हो रहा है? जो लाखों टन अनाज सड़ रहा था, आज प्रधानमंत्री जी ने एक योजना के द्वारा उस अनाज को हर मध्यम वर्ग तक पहुंचाने का काम किया, जिसको उसको ज्यादा शक्ति मिले। आप उसका भी मजाक उड़ा रहे हैं। ओके, यही तो प्रॉब्लम है। आप अगर समझे बिना चीजों को उसके ऊपर इंप्लीमेंट कर देंगे, उसके ऊपर प्रहार करेंगे, जनता नहीं एक्सेप्ट करेगी। ओके, क्रिटिसिज्म होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, सरकार की नीतियों का होना चाहिए, पर हर चीज का क्रिटिसिज्म नहीं होना चाहिए। ओके, मैं निखिल जी की तरफ बढ़ूंगा, लेकिन एक चीज मुझे याद आई, इसलिए मुझे लगता है कि उसका जिक्र होना चाहिए। जो अनाज की बात है, जाहिर सी बात है कि अनाज को लेकर जो रोहन जी ने कहा, प्रधानमंत्री ने उस पर कई बार अपनी बात रखी है कि भाई जो व्यक्ति गरीबी रेखा से ऊपर उठ गया है, उसको भी जो है, उसको अनाज अगर मिलता रहता है तो वो अपना पैसा कहीं और जाकर लगाता है, वो शिक्षा पे लगाता है अनाज से। और इसमें भी कोई दौरा ही नहीं। अगर आप 2014 से पहले, मुझे लगता है 2014-15 तक भी अगर आप देखेंगे तो इस बात की आपको दर्जनों रिपोर्ट्स मिलेंगी कि एफसीआई के गोडाउन में भारत का अनाज सड़ता था। कभी बारिश होती थी, खुले में अनाज रखा रहता था, वो सड़ जाता था, कभी चूहे अनाज खा जाते थे। मुझे लगता है उससे अगर गरीब लोगों को, या जो गरीबी से निकल भी आए, ऐसे लोगों को अगर अनाज मिल रहा है तो मुझे लगता है उसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ये बात मुझे लगता है। लेकिन निखिल जैन, मैं फिर आपसे, मेरा सवाल वही है कि देखिए 3 मॉडल गवर्नेंस के जिस पर आज चर्चा होनी चाहिए। बीजेपी का एक मॉडल है, एक कांग्रेस का मॉडल है और एक क्षेत्रीय पार्टियों का मॉडल है। कैसे आप कंपैरिजन करेंगे इसका? अशोक जी, बहुत बारी भाजपा ये एक परसेप्शन बनाने की कोशिश करती है कि केवल उनके मॉडल को देश ने स्वीकारा है और बाकी विपक्षी पार्टियों के या कांग्रेस के मॉडल को नहीं स्वीकारा। तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, माफ कीजिएगा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पंजाब, दिल्ली, यहाँ की जनता ने तो भाजपा के सो कॉल्ड सुशासन मॉडल को नहीं नवाजा। उसके बाद आपने बोला कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के गोदाम में ग्रेन सड़ते थे 2014 से पहले। मेरे पास पूरी रिपोर्ट्स हैं, 14 से 15, 15 से 16, 16 से 17, 2020 तक की रिपोर्ट्स हैं कि काफी सारा अनाज सड़ा है। 2015 से 16 में तो 31,115 टन सड़ा था। उसके बाद भाजपा के प्रवक्ता ने एक इंटरेस्टिंग लाइन लेते हैं कि अगर विदेशी संस्थान इंडिया की कोई आलोचना, देश की या देश की सरकार की कोई आलोचना करते हैं तो कहते हैं विदेशी ताकतों का सहारा क्यों लेना। देश के संस्थान सीएसडीएस हो या कोई और हो, अगर वो आलोचना करते हैं मोदी सरकार की तो कहते हैं ये एंटी नेशनल है। उनके खुद ही के पुराने नेता यशवंत सिन्हा जी, अरुण शौरी जी आलोचना करते हैं तो कहते हैं इनको तो कांग्रेस की टिकट चाहिए। बेसिकली ये चाहते ये हैं कि जो भी आलोचना करे वो ना करे या बीजेपी ज्वाइन कर ले और ईडी उसमें काफी मदद कर देगी। अब चर्चा की शुरुआत हमने करी अटल जी के सुशासन मॉडल से, एंड मेरे उनके साथ बहुत सारे पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को लेकर डिफरेंसेस हैं, लेकिन मैं ये मानता हूं कि अटल जी की सरकार में उन्होंने डेवलपमेंट के लिए भी काम किया और साथ ही साथ उन्होंने एक सद्भावना से देश में रहने की बात करी। उन्होंने हिंदू मुसलमान का झगड़ा भड़काने की कोशिश नहीं करी, पाकिस्तान से संबंध अच्छे करने की कोशिश करी, विपक्ष से अच्छे संबंध रखे, नेहरू जी की तारीफ करी, राजीव जी की तारीफ करी, इंदिरा जी की तारीफ करी और कांग्रेस पार्टी ने भी अटल जी की तारीफ करी है। और आप पूछेंगे तो मैं इंस्टेंसेस बता दूंगा जहां प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने, सोनिया गांधी ने, राहुल गांधी जी ने अटल जी का जो योगदान रहा है देश के लिए उसको नवाजा है। लेकिन आज जब ये बात होती है कि विपक्ष क्यों नहीं नरेंद्र मोदी सरकार का साथ देख पा रहा, क्यों उनकी आलोचना ही केवल करता है, तारीफ क्यों नहीं करता। पहली बात तो करी है राहुल गांधी ने मेक इन इंडिया की और सरकार के और कई प्रोग्राम्स रहे हैं जिनकी तारीफ करी है, लेकिन सरकार जिस तरीके से एक दुश्मन की तरह विपक्ष को एंटी नेशनल, आतंकवादी ऐसे शब्दावली का प्रयोग करती है, परजीवी कहती है, तो आप विपक्ष से ये नहीं उम्मीद कर पाएंगे कि विपक्ष आके सरकार को गले लगा ले। और जब राहुल गांधी ने तो गले भी लगाया था प्रधानमंत्री को, उस पे भी विवाद खड़ा कर दिया गया। सिर्फ एक इंटरजेक्शन, जो
जो रोहन जी की तरफ से आया और मुझे भी हैरानी हुई, आपने कहा मेक इन इंडिया की तारीफ राहुल जी निकाल ने दीजिए कब करी? क्योंकि मैंने वो तो बयान सुना है जब वो मेक इन इंडिया का मजाक बनाया गया, ये कहा गया मेक इन इंडिया कभी सफल नहीं हो सकता। तारीफ का मुझे बताइए, मुझे लगता है दर्शकों को अच्छा लगेगा सुनकर। मैंने अपने पास नोट किया हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ। मुझे अपना वक्तव्य मैं कंप्लीट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको आज की डिबेट में अभी ही बता दूंगा। आई थिंक 2023 में तारीफ करी थी। मैं मुझे जरूर उस दिन की कोई रिपोर्ट मुझे जरूर दिखाइएगा, जरूर दिखाइएगा। क्योंकि रोहन जी मैं आपको दे दूं। नहीं, एक मिनट, रोहन जी रुक जाइए। निखिल जी आप बिल्कुल अपनी बात पूरी कर लीजिए, और उसके बाद आज की डिबेट पूरी होने से पहले राहुल जी ने कब तारीफ करी मेक इन इंडिया की, ये आज देश को जरूर बता के जाइएगा। अपनी बात पूरी करिए। बिल्कुल मैं बता देता हूँ। 2023 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में उन्होंने एक लेक्चर दिया था, जहां पे उन्होंने कहा द आइडिया ऑफ मेक इन इंडिया इज अ गुड वन। न्यूज 24 ऑनलाइन का ये आर्टिकल है, मार्च 3, 2023। आप कहेंगे तो मैं आपकी गेस्ट टीम को इसका लिंक भेज देता हूँ। बिल्कुल, मुझे भेज दीजिए आप। बिल्कुल। रोहन जी ने एक बात कही कि कैसे अटल जी ने राजीव जी की तारीफ करी। अटल जी ने, मैंने भी कहा कि अटल जी ने तो नेहरू जी की भी तारीफ करी थी। अटल जी ने नेहरू जी की श्रद्धांजलि में उनकी आत्मा और गीता की आत्मा को एक जैसा बताया, भगवत गीता की आत्मा को एक जैसा बताया। इसके भी मैं प्रूफ दे सकता हूं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश के पहले प्रधानमंत्री और फ्रीडम फाइटर जवाहरलाल नेहरू के लिए किस तरीके के कटु शब्दों का प्रयोग करते हैं, रोहन जी में से बेहतर जानते हैं। उसके बाद हम और मैं इतना भी, क्योंकि आज नरेंद्र मोदी देश के आज प्रधानमंत्री हैं, भाजपा के हैं, अटल जी भाजपा के प्रधानमंत्री पहले रहे हैं। मैं इनके आपस के रिलेशनशिप के बारे में भी आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा। निखिल जी एक मिनट, मैं एक बार फिर कह रहा हूं, अटल जी या मोदी जी या राहुल गांधी, मुझे लगता है विषय आज का वो नहीं है। मुझे लगता है विषय गवर्नेंस मॉडल की चर्चा होनी जरूरी है। क्योंकि अगर आप कह रहे हैं, आपने जो सवाल शुरू में उठाया बड़ा वैलिड सवाल है, उस पर जरूर चर्चा होनी चाहिए कि कई राज्य ऐसे हैं जहां बीजेपी को स्वीकार नहीं किया गया, ऐसे भी राज्य हैं, इसमें कोई दौराय नहीं। तो पर मोटे तौर पर अगर आप देखेंगे तो गवर्नेंस का जो मॉडल है, जहां पर बीजेपी को स्वीकार किया गया सेंटर में जो है, उसको लेकर उसका कंपैरिजन तो आज होना चाहिए ना। बिल्कुल, मैं उस पर जवाब दे देता हूं। मोदी जी ने अपने वक्तव्य में अटल जी की तारीफ करते हुए कहा कि सुशासन पर भरोसा देश की जनता ने दिखाया है बार बार जब नरेंद्र मोदी सरकार को लाए हैं। मुझे ये नहीं समझ आता, अगर वो सुशासन के पैलेट पे अगर ये चुनाव लड़े थे 2024 का, तो उन्हें भैंस चोरी कर लेंगे, टेम्पो के नोटे और ऐसी बातें करने की क्या जरूरत थी? उन्होंने केवल अपनी उपलब्धियां क्यों नहीं गिनाई? बात यह है कि भाजपा के नेता सरकारी प्रोग्राम में कुछ कहते हैं, जनता की रैलियों में कुछ कहते हैं, और जिन चीजों को विपक्ष का मजाक उड़ाया गया कि ये तो रेवड़ियां हैं, विपक्ष अगर बिजली दे रही है तो आप रेवड़ी दे रहे हैं। अगर मनरेगा से जब कांग्रेस सरकार ने शुरू में गारंटी इनकम गारंटी देने की कोशिश करी फार्मर्स को, तो वो रेवड़ियां हैं। आज खुद ही घूम के उन्हें कहते हैं तो सशक्त बनाने की तरीका है। अरे सशक्त बनाने का तरीका क्या? महिलाओं को फ्री बस राइड देना नहीं है? आप दें तो सशक्त बना रहे हैं, दूसरा करें तो ठीक है। मैं अवधेश जी के पास जो, उससे पहले एक बात, जब आपने अपनी बात पूरी शुरू करी तो आपने कहा था परसेप्शन की बात की थी, तो मुझे लगता है कई सारी चीजें परसेप्शन के तौर पर आपने भी बनाने की कोशिश की। उन परसेप्शन को मुझे लगता है क्लियर करना बड़ा जरूरी है। आपने कहा यशवंत सिन्हा, राहुल और जो है यशवंत सिन्हा को लेकर ये कहा गया चुनाव लड़ना चाहते हैं। मुझे याद नहीं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, चाहे वो यशवंत सिन्हा हो चाहे शत्रुघ्न सिन्हा हो, लगातार बीजेपी में रहकर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निजी हमले करते रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र बीजेपी को लेकर उन बीजेपी के सदस्य रहते हुए लगातार बोलते रहे। इनमें मैं वरुण गांधी को भी जोड़ लेता हूं। लेकिन मुझे याद नहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कभी भी कहा हो कि ये कांग्रेस से टिकट लेना चाहते हैं। एक मिनट मेरी बात पूरी हो जाए। बल्कि लोग पूछते थे कि भाई ये रोज गाली दे रहे हैं और आप कुछ एक्शन नहीं ले रहे। अवधेश जी को अच्छी तरह से याद होगा कि हम ही लोग चर्चा करते हैं कि देखो किस तरह से बोल रहे हैं, कोई इनके खिलाफ एक्शन नहीं हो रहा। मुझे नहीं लगता इतनी आजादी किसी पॉलिटिकल पार्टी में मिली होगी। एक बात। दूसरी बात, आपने कहा सीएचडीएस को देशद्रोही, मुझे बताइए सीएचडीएस को कहां देशद्रोही किसने कह दिया? हाँ, कुछ संस्थाएं अगर जो हैं, और वो मुझे लगता है इस पर डिबेट होनी चाहिए, खुलकर होनी चाहिए। कुछ संस्थाएं अगर जो है भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह की थ्योरी को, भारत की चिकन नेक काटने की थ्योरी को आगे बढ़ाएंगी, तो मुझे लगता है उसको देशद्रोही हर भारतीय को कहना चाहिए। अकेले बीजेपी क्यों कहेगी? अशोक श्रीवास्तव भी कहेगा, अवधेश जी भी कहेंगे, और मैं निखिल जी कहता हूं आपको भी कहना चाहिए। पर अवधेश जी बोलिए आप, ये डिबेट जो है मॉडल्स पर जब आ रही है, तो एक बात जो निखिल जी कह रहे हैं कि भाई कई राज्यों में बीजेपी का भी मॉडल स्वीकार नहीं हुआ। ठीक बात है, तमिलनाडु हुआ, पश्चिम बंगाल हुआ। देखिए ऐसा है, कोई एक नया मॉडल इस देश के कभी विपक्ष ने दिया हो
ये अगर आपके सामने हो, मेरे सामने हो, तो आप बता दीजिए, मैं उसमें अलग नहीं जाऊंगा। तारिक जी उत्तर प्रदेश से ही हैं, देश का छोड़ दीजिए। उत्तर प्रदेश में 2017 में कितने इंटरनेशनल एयरपोर्ट थे, आज कितने हैं? क्या कल्पना थी कि दुनिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट वहाँ बनेगा? पर कैपिटा इनकम क्या था, निवेश क्या थे, आज कितने हैं? एक्सप्रेस वे कितने हैं, आज कितने हैं? तो वो जब कल्पना, मतलब जो फैक्ट है, तथ्य है, वो हमारे सामने है। कोई भी सरकार आदर्श नहीं है कि उसने सब कुछ अच्छा ही कर दिया है, लेकिन मूल बात देखी जाती है कि व्यक्ति का कमिटमेंट क्या है, उसका विचार क्या है, वो देश के लोगों के अंदर कैसे आत्मविश्वास पैदा करके उनको आगे ले जाना चाहता है। जो भारतीय जनता पार्टी की खासकर 1998 से नीति रही, वो क्या नीति रही है कि सबसे पहले देश के खत्म हुए आत्मविश्वास को खड़ा करना, कि जो नेता सब खराब हैं, देश में कुछ नहीं हो सकता है, सरकारें तो चल ही नहीं सकती है, गठबंधन की सरकारें, लोकतंत्र से अविश्वास हो गया है और भारत दुनिया में सिर उठा के नहीं खड़ा हो सकता है। सबसे पहले जब आपको एक कमजोर आदमी को भी कॉन्फिडेंस जब आप पैदा कर देते हैं ना, तो बड़ा से बड़ा काम कर जाता है। तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने जो यही काम करने की कोशिश की, जब उन्होंने दुनिया के विरोध के बावजूद और पहली बार जब परमाणु का विस्फोट किया था, जिसकी कल्पना नहीं थी, 11 मई को 1998 के जब विरोध हुआ, तो 13 को दूसरा किया सारे के बावजूद कि मानने वाले नहीं है। पूरी दुनिया ने बैन लगा दिया। बैन लगाने के बावजूद उस समय पूरी दुनिया, अमेरिका, पूरा यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, सब विरुद्ध हो गए थे। और क्या स्थिति पैदा होती, उसमें से देश को बाहर निकालना। और जहां तक अटल जी का सवाल है, देखिए ऐसा है कि आज बहुत किया जाता है, लेकिन 13 दिन की सरकार गिराने वाले कौन लोग थे भारत में? अगर बहुत जैसे आज देखिए नरेंद्र मोदी की हम इस समय आलोचना करते हैं, उस समय आपको और हमको याद है सरकार गिराने का जरा भाषण कर लीजिए। और 1 अप्रैल के बाद जो स्थिति बनी थी 1999 में, उसको भी याद करिए कि बाजाप्ता सोनिया गांधी जी की होटल में जयललिता के साथ और अभी सुब्रमण्यम स्वामी जी के साथ मीटिंग हो रही है, तय हो रहा है कैसे सरकार को गिराना है। और एक वोट से जो सरकार गिरी थी, एक प्रदेश के मुख्यमंत्री उसमें आके बैठे थे और उस सरकार को गिराया गया था। और क्या क्या भाषण हुए थे। तो कहना एक अलग पक्ष होता है, व्यवहार कैसा रहा है विपक्ष का। उस समय भी लगभग व्यवहार जो था भारतीय जनता पार्टी को, उन्होंने कहा ही था कि आज के जो ब्राह्मण हैं, ये वामपंथी पैदा हो गए हैं, जो तय करते हैं कि इस देश की राजनीति में कौन छूत है और कौन अछूत है। वो 1996 के भाषण में उन्होंने कहा था। और ये तय कर रहे हैं कि भाजपा अछूत है, बाकी किसी को भी साथ ले आओ। और उस सरकार के बाद 40 सांसदों वाले पार्टी की सरकार बनी, बाहर से समर्थन दिया। उसकी क्या दशा हुई देश में, और कैसे देश की हालत खराब हुई थी उस समय, और कैसे उसको संभालना पड़ा। उस सरकार को भी गिराया गया, और गिराया गया जबरन। उसके पीछे कोई कारण नहीं था। 1999 उस पर मैं नहीं जाऊँ, उस पर जाइए। तो इसलिए कहने की बात होती है कि अटल जी को सब बहुत महान मानते थे और आज नहीं मानते हैं, भैया हमने तो नहीं सुना है। और जो जिस समय देश पूरा युद्ध लड़ रहा था करगिल से, जैसे आज आवाज उठाई जाती है, ठीक वैसे ही आवाज करगिल के युद्ध की बहस देख लीजिए। बाद में नटवर सिंह ने उसको अलग से लिखा है कि हमको क्यों ऐसा बोलना पड़ता था, टीवी पर हम लोग जाते थे, कैसी बहस होती थी। पाकिस्तान से ज्यादा सरकार की आलोचना होती थी, और लोग बोलने वाले बोल रहे थे कि कांग्रेस पार्टी क्या पाकिस्तान की पार्टी। उस समय भी यही था कि देश से युद्ध के समय आपने चीनी दे दिया है, पाकिस्तान को बढ़ावा दे दिया है, ये कर दिया है, आपके काल में घुसपैठ हो गया है। पूरी आलोचना थी उस समय के, आप देख लीजिए। ठीक यही परिदृश्य था। केवल इतना ही था कि अटल जी को इनके तरह हिटलर और मुसोलिनी की उपाधि नहीं दे जाती थी, भाई इतना ही अंतर था और कुछ नहीं है। देखिए अटल जी की एक कविता से, आज अटल जी की जन्म जयंती है, मैं चाहता नहीं थे कि इस सब विषय पर बात हो, थोड़ा सुशासन, गवर्नेंस मॉडल पर आज बात होनी चाहिए ना। तो गवर्नेंस पर इसीलिए मैंने कहा कि वो गवर्नेंस क्या है इस देश में, किस पॉलिटिकल पार्टी को गवर्नेंस चाहिए। जब सबको सत्ता चाहिए, विरोधी सत्ता में रहे ही नहीं, तो गवर्नेंस चाहिए किसको इस देश में भाई? आपको केवल सत्ता चाहिए। तो जब सत्ता चाहिए, बात करने के लिए गवर्नेंस होता है। गवर्नेंस में कहीं किसी स्तर पर सपोर्ट करना, कोई ऐसे बिल के साथ खड़ा होना। तारिक भाई से तो मैं पूछ रहा हूं कि मुलायम सिंह यादव तो लोकसभा में थे ना 2000 से 2019 तक, 2016 से लेके और 2019 तक एक भाषण मुलायम सिंह का निकाल दीजिए जो मोदी सरकार के विरुद्ध में उन्होंने बोला हो, या मोदी सरकार के किसी बिल के खिलाफ वोट दिया हो।
रिकॉर्ड निकाल दीजिए। उनको मालूम था कि देश हमारा विरोध है, लेकिन देश कैसे चलता है। एक बार भी वो तो 370 तक पर उन्होंने साथ दिया लास्ट में, जो उनके विचार में नहीं थे, और लास्ट में कहा कि आप ही की सरकार मैं चाहता हूं कि दोबारा आए। बिल्कुल। तो अगर ऐसा ही था, देखिए अटल जी के जो आज का है उस पर एक कविता है, खून क्यों सफेद हो गया, भेद में अभेद खो गया, बट गए शहीद गीत कट गए, कलेजे में कटार दर गई, दूध में दरार पड़ गई। अब लास्ट पंक्ति मैं पढ़ रहा हूं, अपनी ही छाया से बैर, गले लगने लगे हैं गैर, खुदकुशी का रास्ता तुम्हें वतन का वास्ता, बातें बनाए बिगड़ गई, दूध में दरार पड़ गई। तो ये आज जो ये कविता है ना, दूध में दरार पड़ गई है राजनीतिक घृणा से। लेकिन उन्हीं की ये कविता है बाद में, वो जो जिसमें वो कहते हैं कि काल के कपाल पे लिखता मिटाता हूं, गीत नए गाता हूं। तो हमारे आपके लिए है, राजनीतिक पार्टी को जानने, टूटे हुए सपनों की कौन सुने सिसकी, अंतर की चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, लेकिन काम करते रहेंगे। ये उनकी एक प्रेरणा मैं थी। इसीलिए कह रहा हूं वो उनकी प्रेरणा है, और उसी की बात उस प्रेरणा को लेकर मैं फिर कह रहा हूं गवर्नेंस मॉडल की जो बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो गवर्नेंस मॉडल जो है, और उस गवर्नेंस मॉडल पर मैंने शुरू में कहा कि उस पर एक खुली डिबेट होनी चाहिए। मैं आऊंगा इस विषय पर, क्योंकि गवर्नेंस मॉडल में जब हम बात करते हैं तो आज का जो सरकार है आप उसकी आलोचना कर सकते हैं, लेकिन जब आप आलोचना करेंगे तो आपको आईना भी दिखाया जाएगा, क्योंकि आपने भी एक गवर्नेंस मॉडल देश में दिया था, उसकी भी याद की जाएगी। आऊंगा इस पर छोटे से ब्रेक के बाद। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। वाह, जब जब पशु आहार लेते हो 150 बचा ही लेते हो ना। कोई कमाल नहीं करते हो, उसकी बयात को खतरे में डालते हो, यही करते हो। तभी कहते हैं दिल से खिला, सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। दो टुक आप देख रहे हैं। दो टुक में हम सेवा सुशासन का अटल मॉडल पर चर्चा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अटल बिहारी वाजपेयी, भारत रत्न, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, उनकी 100वीं जयंती के अवसर पर उन्होंने कहा कि हमारा जो मॉडल है वो सुशासन का, गवर्नेंस का जो मॉडल है वो सेवा भावी है, उसमें सेवा जो है अहम है। और वो कह रहे हैं सत्ता नहीं बल्कि सेवा के लिए हमारा मॉडल है। उसी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। मैंने पहले भी शुरू होने से पहले कहा कि मोटे तौर पर देश के 3 गवर्नेंस मॉडल को लेकर के चर्चा होनी चाहिए, डिबेट होनी चाहिए। एक वो मॉडल जिसकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जिक्र किया, दूसरा मॉडल जो है वो कांग्रेस का, क्योंकि कांग्रेस इतने समय तक देश में शासन करती रही, और तीसरा मॉडल क्षेत्रीय पार्टियों का। इन्हीं सब पे चर्चा कर रहे हैं। इनके बीच के कंपेरिजन होना चाहिए, खुले मन से होना चाहिए। रोहन गुप्ता जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी से, तारिक खान जी जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, निखिल जैन जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक, कांग्रेस पार्टी के समर्थक, अवधेश कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। तारिक खान जी, आपने शुरू में बीजेपी को लेकर, यूपी को लेकर कई चर्चाएं की, और मैं फिर कह रहा हूं, अगर आप हमारे साथ आज हैं तो इसीलिए हैं क्योंकि आपका ये दायित्व है कि आप सरकार की आलोचना भी करें, सरकार से सवाल भी पूछें। लेकिन मैं फिर आता हूं, गवर्नेंस मॉडल की अगर हम बात करते हैं तो फिर ये तो कहा जाएगा ना, आपका भी एक मॉडल था, उस मॉडल से उसका कंपैरिजन तो किया ही जाएगा। और जब लोग वोट देने जाते हैं चुनाव में, तब अक्सर यही होता है, अगर बीजेपी की वहां पर 2 बार से सरकार है तो वो कंपैरिजन करते हैं ना कि भाई आपका भी एक मॉडल था, समाजवादी पार्टी का मॉडल था, तो उस कंपैरिजन में फिर उनको लगता है नहीं ये आज जो मॉडल है वो ज्यादा बेहतर है। क्योंकि देखिए मेरे पास ये रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट है 16 जून 2014, आउटलुक एक मैगजीन है, उसने कवर पेज पे छापा था, इंडियाज वर्स्ट चीफ मिनिस्टर, भारत के सबसे जो है खराब मुख्यमंत्री, उन्होंने अखिलेश यादव जी को कहा था। ये रिपोर्ट है जो ये कहती है कि अखिलेश जी के सत्ता में आते ही 6 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश में जो है दंगे ही दंगे होने लगे थे। और ये रिपोर्ट ये कहती है कि समाजवादी पार्टी के जो लोग थे उन्होंने जो है दलितों पर हमले किए थे,
6 महीने में। और इसमें जो है मुलायम सिंह यादव का एक बयान है। मुलायम सिंह यादव जी उन्होंने कहा कि उन्होंने मैनपुरी में ये कहा कि भाई इस तरह से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ना करें, क्योंकि अगर वो ऐसा करेंगे तो फिर मैं देश का प्रधानमंत्री नहीं बन पाऊंगा। मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी खुद चिंतित थे, जो कुछ आपका मॉडल था उसको लेकर के। तो इससे तो कंपैरिजन होगा ना। जनता ने जनादेश दिया और विपक्ष में बैठाला, उसी भूमिका को निभाए। और जनादेश अगर ईमानदारी से दिया जाए और विपक्ष का जनादेश दिया जाए तो उसको सर माथे पे रखना चाहिए। अभी बताया कि अगर आप सुशासन की बात करें तो इसका मतलब यह है गरीबों तक योजनाओं को पहुंचाना, यही मतलब मेरे हिसाब से। तो अभी बताया गया कि एयरपोर्ट बना दिए, बहुत से 40, 50, 20 एयरपोर्ट बना दिए। डीजीसीए के हिसाब से 12% एनुअल जो उसका किराया है एयरफेयर्स का वो बढ़ रहा है, हवाई किराया 12% पर एनम। मोदी जी ने कहा था कि हम हवाई चप्पल वालों को हवाई यात्रा कराएंगे, तो आपने एयरपोर्ट तो बना लिए, लेकिन हवाई चप्पल वाला तो 12% रेट बढ़ रहा है पर हर साल। तो सुशासन कहाँ गया? फिर सुशासन तो नहीं आया इसमें। हाँ, एयरपोर्ट बना लिया, बड़े लोगों के लिए बना लिया, वही 1% लोग जो लगातार उड़ रहे हैं, शाय इधर उधर जा रहे हैं। तो इसी पे एक कविता बना दी मैंने अभी बैठे बैठे। एयरपोर्ट तो बना लिया पल भर में, सत्ता में बैठे बीजेपी वालों ने। मन इनका पुराना पापी था, बरसों में हवाई चप्पल वालों को जहाज में बैठा न सका। बरसों 10 साल हो गए ये हवाई चप्पल वाले, जब 12% से डीजीसीए की रिपोर्ट है, और अभी 2 दिन पहले वो कह रहे 12%। कहाँ बैठा? गरीब, पिछड़ा, जो बिल्कुल लास्ट पायदान पे था। तो जो आपका क्लेम है, अच्छा मैं कहता हूं कोई एक मानक तय कर लीजिए जिससे डेवलपमेंट आप मानेंगे, मैं उसी पे चर्चा कर लूंगा। मैं ले लेता हूं पर कैपिटा में, डॉलर में अगर कैलकुलेट करें तो 2500, 2600। चाइना की कितनी है? जो पीयर कंट्री है उतनी उनकी कितनी है? कितना आपने ग्रोथ किया पर कैपिटा है क्या? जितना आपके इनकम है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन दैट एरिया। तो एक मानक तय करिए कि आप डेवलपमेंट का मानक लेंगे। आप जीडीपी ले लीजिए, आप जीडीपी ग्रोथ ले लीजिए, आप पर कैपिटा इनकम ले लीजिए, लेकिन आप परमानेंट भागा करेंगे इधर उधर एक पेड़ से दूसरे पेड़, तो ये तय नहीं हो पाएगा कि आपका मानक क्या है। बोलिए। और इकोनॉमिक पैरामीटर्स बहुत से हैं इस चीज को कैलकुलेट करने। ओके, रोहन जी बोलिए। रोहन जी, मैं इसको अभी इन्होंने कहा क्योंकि आंकड़े मेरी भी रुचि है। डोमेस्टिक एयर ट्रैवल इस साल 24% बढ़ा है, जो विश्व में टॉप 3 इंक्रीज हुआ है उसमें भारत एक है। ठीक है, ये पहली बात। ये मेरे आंकड़े नहीं, ये जो सार्वजनिक आंकड़े उसकी मैं बात कर रहा हूँ। नंबर 1। दूसरी बात, अशोक भाई एक मिनट, हम लोग ये डिस्कशन करते रहेंगे। आपने कहा पैमाने, जो आप कह रहे हैं हमारी इकोनॉमी 5 ट्रिलियन के 4 ट्रिलियन के ऊपर चलेगी, हमने इंग्लैंड को पीछे छोड़ दिया और हम 4थे नंबर पे आ गए और बहुत जल्दी हम 3रे नंबर पे आएंगे। ये मेरे आंकड़े नहीं, मैंने भी पहले आंकड़े दिए। और एक चीज, परचेजिंग पावर पैरिटी। हमेशा जब आप पर कैपिटा जीडीपी गिनते हैं तो पीपीपी मॉडल होता है। इसके मतलब जो सारी जो करेंसी है उसका कंपैरिजन करके पीपीपी में इंडिया का क्या है वो आप देख लीजिए। बहरहाल, और एक चीज जो पूरे डिबेट में आपने कहा, जो आपका ओरिजिनल सवाल था, मैं उसके ऊपर अशोक जी कुछ कहना चाहूंगा कि आपने कहा कि कांग्रेस का मॉडल, वो मॉडल आप देखिए। मैं 3 राज्यों का यहाँ पे एग्जांपल देना चाहूंगा। हिमाचल में इनकी सरकार है, 8,900 करोड़, दिवाली आ गया, डियरनेस अलाउंस जो बोलते हैं, आज तक कर्मचारियों को डियरनेस अलाउंस नहीं मिला है। 8,971 करोड़ बाकी है। ये कौन सा मॉडल है भाई साहब? आप वादे कर रहे हैं, आप वो वादे ही पूरे नहीं कर पा रहे। क्या देश ये मॉडल पे भरोसा कर रहा है? मोदी जी के मॉडल पे भरोसा करेगा? दूसरा, मैं आपको और एक चीज कहूंगा, जो हिमाचल प्रदेश में आपने देखा होगा, एक अवैध कंस्ट्रक्शन के मामले में पूरा देश में, मैं आज डिबेट को वहां पे लेके नहीं जाना चाहता, पर क्यों देश की जनता आपसे नाराज है? एक अवैध कंस्ट्रक्शन के मामले में उनके ही मंत्री ने विधानसभा में सवाल उठाए, उनके मंत्री को चुप करा दिया गया। ये कौन सा मॉडल है? अब मैं कर्नाटक के ऊपर आता हूं। 4 मंत्री अभी है, जो मुडा कॉल स्कैंडल बाहर आया है, जहां पे उन्होंने आवंटित प्लॉट को वापस दिया गया। जैसे ही कांग्रेस सरकार आती है, कहीं ना कोई मंत्री का करप्शन आ जाता है। मुझे बताइए बीजेपी में किस मंत्री के खिलाफ करप्शन के आरोप है? तो देश की जनता ये देखती है ना। आप तो अपने हिसाब से आंकड़ों को चयन करेंगे, पर जनता जनार्दन है, वो सब जानती है, सब मालूम है कौन सा मॉडल में जाना है तो कौन से मॉडल में नहीं जाना है। और इसीलिए देश की जनता ने, जो अटल जी ने मॉडल की शुरुआत की सुशासन के, उसी मॉडल को मोदी जी ने जो आगे बढ़ाया है उसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं। दूसरा,
विपक्ष को समझना होगा, अगर अपनी विश्वसनीयता को बचाना है तो जब तक कंस्ट्रक्टिव विपक्षी तरीके से जनता के मुद्दे नहीं उठाएगा, जो बची कुची शाख है वो भी खत्म हो जाएगी। लोकतंत्र के लिए मजबूत विपक्ष होना जरूरी है, पर विपक्ष को अपनी जिम्मेदारी समझना भी उतना जरूरी है, क्योंकि विपक्ष जब ज्यादा से ज्यादा सालों तक आजादी के बाद शासन में रहा, तब आज जो पार्टी सत्ता में जब विपक्ष में थी, अगर उसका भी क्रेडिट उस समय के विपक्ष को लेना है तो मुझे लगता है कि हमारी डिबेट का मतलब नहीं है। सार्थक डिबेट का मतलब यही होता है कि जो अच्छी चीजें उसको आप अच्छी कहें, खराब है कहें, तब डिस्कशन होगा, तब इंप्रूवमेंट होगा। हर चीज का क्रिटिसिज्म देश की जनता माफ नहीं करे। ओके तारिक भाई, आपकी रिपोर्ट मिल गई है। वो रिपोर्ट ये कहती है कि जहाज से यात्रा करने वालों की संख्या बढ़ रही है, सालाना आधार पर 12% जो है, जहां हवा विमान से यात्रा कर, हाँ सालाना आधार पर 12% जो है वो संख्या जो है भारत में फेयर नहीं है सर। ये अरे नंबर ऑफ पीपल है तारिक भाई, सर ये आपने पढ़ा नहीं ठीक से सर, आपने गलत कह दिया सर, या आपने मुझे गलत, आपकी रिपोर्ट कहती है जहाज से यात्रा करने वालों की बढ़ रही संख्या सालाना आधार पर, सालाना आधार पर 12% फेयर नहीं बढ़ा, सालाना आधार पर 12% यात्रियों की संख्या बढ़ी है सर। आपने मुझे लगता है गलत रिपोर्ट भेज दी है। ठीक है चलिए ओके, तो यात्रा तो बढ़ रही है ना, लोग ज्यादा यात्रा कर रहे हैं, ये तो साफ तौर पर है। मैं आऊंगा छोटे से ब्रेक के बाद, निखिल जी और अवधेश जी के बाद, छोटे से ब्रेक के बाद। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। फूल वाला, केटरिंग वाला, बैंड वाला, ये लो भाई। बैंड बजेगी पापा, अगर गड़बड़ हुई तो गए पैसे। अरे नहीं, बैंक संभाल लेगा। कैसे? मैंने पॉजिटिव पे सिस्टम पे रजिस्टर किया है। बैंक को चेक्स और बेनिफिशियरीज की जानकारी दे दी है। बैंक चेक करेगा, जांच करेगा, डिटेल्स मैच नहीं तब क्लियरेंस नहीं। अच्छा लाइए, मुझे दीजिए। फोटो वाला, लाइट वाला, मंडप वाला। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया होंगे स्टील। हाँ बेटी हुई है। माँ चाहे तू पूरी जिंदगी कमाता रहे और ये तेरी सारी कमाई खा जाएगी। चुप रहा तो ये लोग रोज मेरी बहन को ताने मारेंगे, और बोल दिया तो एक ही बार मारेंगे। डॉक्टर, जब आपका जन्म हुआ था तब आपके दादा दादी भी ऐसे ही नाराज हुए थे क्या? नहीं तो आप भी अपने पिताजी की कमाई खा गई। नहीं बेटा, मेरे पिताजी ने मुझे पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाया और आज मैं 2 घर चलाती हूँ। छोटे मोनू ने तो वीरता दिखाकर कुरीति को आईना दिखाया। आइए इस वीर बाल दिवस 26 दिसंबर 2024 को ऐसे अनगिनत बच्चों का हौसला बढ़ाते हैं। इस दिन प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार पाने वाले बच्चों से संवाद करेंगे, देश भर के बच्चों को संबोधित करेंगे और सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान का शुभारंभ भी करेंगे। अब आया असली स्वाद, अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। दो टुक आप देख रहे हैं। दो टुक में हम बात कर रहे हैं सेवा सुशासन का जो है वो गवर्नेंस मॉडल की बात कर रहे हैं, अटल मॉडल की बात कर रहे हैं। मेरे पास समय बहुत कम है, लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर सामने लाना चाहता हूं, मेरी जिम्मेदारी है। मैं बहुत कम वक्त दूंगा रिस्पॉन्ड करने के लिए, लेकिन मैं ये बता दूं, मेरे पास राहुल गांधी जी की एक चिट्ठी है जो उन्होंने कल भेजी है और ये उन्होंने तारीफ करी है, क्योंकि कांग्रेस के गवर्नेंस मॉडल से भी जब कंपैरिजन होना चाहिए ना, तो राहुल जी ने चिट्ठी भेजी है। राहुल जी चिट्ठी भेज रहे हैं तेलंगाना सरकार को और कह रहे हैं कि हमारी सारी गारंटी जो आप लागू करे हैं तेलंगाना की सरकार, उसके लिए बधाई। ये 24 दिसंबर कल की चिट्ठी है और उसके एक दिन पहले की रिपोर्ट है जिसमें तेलंगाना के मुख्यमंत्री विधानसभा के अंदर कह रहे हैं कि हमारे पास गारंटी स्कीम लागू करने के लिए पैसा नहीं है। और ये रिपोर्ट ये कह रही है कि वो कह रहे हैं कि बीआरएस जो सरकार थी, पहली सरकार थी, उस सरकार ने इतना पैसा उड़ा दिया कि अब हमारे पास वो गारंटी स्कीम लागू करने के लिए पैसा नहीं है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा, कांग्रेस ये गवर्नेंस मॉडल दे दिया, इसकी चर्चा देश में क्यों नहीं होनी चाहिए कि राहुल गांधी जी बधाई दे रहे हैं, मुख्यमंत्री कह रहे हैं हमारे पास पैसा नहीं है। और मेरे पास सिर्फ मुख्यमंत्री की रिपोर्ट नहीं है, मेरे पास एक इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है अभी 1 महीने पहले की। इसका हेडिंग ये कहता है, हॉलो गारंटीज कांग्रेस पैटर्न ऑफ अनफुलफिल्ड प्रोमिसेस।
ये रिपोर्ट ये कहती है कि अब्राहम लिंकन ने कहा था आप एक बार में सबको बेवकूफ नहीं बना सकते, लेकिन उसके बाद ये रिपोर्ट ये लिखती है कांग्रेस ने इस तरह की स्ट्रैटेजी बना ली है कि वो फॉल्स प्रॉमिसेस कर करके लोगों को मिसलीड करती है, इलेक्टोरल जो वोटर्स हैं उनको मिसलीड करती है और वादे पूरी नहीं करती। और इस तरह की बात इस रिपोर्ट में कर्नाटक को लेकर भी लिखी गई है, इस रिपोर्ट में तेलंगाना को लेकर भी लिखी हुई है। तो इस तरह का गवर्नेंस मॉडल को जनता रिजेक्ट कर चुकी है निखिल जी, आज की तारीख में रिजेक्ट कर रही है बार बार। अशोक जी, आपने एक मूल मुद्दा ये रखा कि कांग्रेस और भाजपा के गवर्नेंस मॉडल में क्या फर्क है। कांग्रेस का गवर्नेंस मॉडल है सामाजिक कल्याण का ना 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 और ना एक नहीं मैंने मूल मुद्दा ना ना सर मैंने मूल मुद्दा ये रखा कि आप वोटर्स को जो कहते हैं वो सेवा मिसिंग है, ये झूठे वादे हैं, मैंने ये बात रखी। जो अभी तक हमने चर्चा जिस विषय पे करी उस पे अगर मैं जवाब दे पाऊं तो बेहतर होगा। रादर देन 957 पे आप मेरे को एक नया मुद्दा लाके दे रहे हैं। ये जो रिपोर्ट है ये ऐसे केसेस की स्टेट्स के पास फाइनेंसेस की कमी है, ये पहले भी रहे, मुझे रिपोर्ट पढ़नी पड़ेगी तब मैं इस पर जवाब दे पाऊंगा। जो चर्चा का विषय था मैं उस पर जवाब देना चाहूंगा कि जो भाजपा का गवर्नेंस मॉडल है, देश में 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जिसमें से केवल 16 ऐसे हैं जहां पर भाजपा को आधे से ज्यादा लोकसभा सीट पे विक्ट्री मिली 2024 में। देश में 30 विधानसभाएं हैं और 28 स्टेट्स एंड 2 यूनियन टेरिटरीज, उसमें केवल 10 ऐसी हैं जहां पर भाजपा को आधे से ज्यादा सीटें मिली। बीजेपी मिनिस्टर्स के अगेंस्ट करप्शन चार्जेस कौन से हैं, एक का भी नाम गिनाइए। रोहन जी ने पूछा, मैं 20 की लिस्ट डाल दूंगा डिबेट के बाद। राकेश सिंह, जितेंद्र तिवारी, रिस्पॉन्ड कीजिए। अब आपने ट्विस्ट दे दिया, आपने ट्विस्ट दे दिया सामाजिक न्याय और देश के इतने राज्यों में उतने राज्यों में एक नया ट्विस्ट दे दिया, जबकि मैं सिंपल सा कह रहा हूं कि अगर आप लोग इसलिए रिजेक्ट कर रहे हैं कांग्रेस को क्योंकि कांग्रेस अनफुलफिल्ड वादे करती है, खटाखट स्कीम लॉन्च करती है और उसके बाद जो है टाइटर फिस हो जाती है, इसलिए लोग इस मॉडल को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। मैंने पहले का मॉडल पे अवधेश जी बहुत संक्षेप में देखिए, मूल बात यह है कि 3 बातें होती है सुशासन में, जो एक पर हमने चर्चा की। ये 2 बातें हैं कि देश का डायरेक्शन क्या हो कि भविष्य में देश पीछे न लौटे, और दूसरा आगे बढ़ने वाले आगे बढ़े, जो पीछे हैं उनका आत्मविश्वास उनको स्वावलंबी बनाए कि सरकार पर निर्भर न रहें। इन कसौटियों पर देखिए तो इस समय एक उदाहरण दे रहा हूं जिसको छोड़ा गया। आज की स्थिति में केवल वाराणसी में एक वर्ष में 22 से 23 करोड़ पर्यटक आ रहे हैं तीर्थ यात्रा। पहले मतलब आप समझिए कल्पना नहीं थी 1.5 से 2 करोड़ आ रहे हैं। तो इन्हें एक तो ये पहचान जब बदलती है तो उसके आधार पर, दूसरा यह है कि क्या भारत में कभी कल्पना थी कि मुद्रा योजना जैसी योजना चलेगी और एक मोची भी लोन लेगा। मेरे पास जो आंकड़े हैं सुन लीजिए, करीब करीब 42 लाख खातों में 25 लाख करोड़ से ज्यादा ऋण ट्रांसफर हुए। अगर भ्रष्टाचार भी 40% मान लेता हूं तो ये होता है कि लोगों को खड़ा करना। बहुत सारी चीजें हैं। एक मॉडल वो था जिसमें राजीव गांधी जी ने कहा था कि देश 1 रुपया चलता है 15 पैसे जमीन पे पहुंचता है, और ये बात राहुल गांधी ने भी दोहराई। लेकिन आज एक मॉडल है कि 1 रुपया दिल्ली से चलता है तो 1 रुपया जो है तमिलनाडु में, केरल में, कर्नाटक में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड के किसान को, उत्तराखंड के और इन राज्यों के गरीब को उतना ही 1 रुपया उसके अकाउंट में पहुंचता है। तो मुझे लगता है ये मॉडल जो है इस पर देश में डिबेट होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, लगातार होनी चाहिए। लेकिन आज समय इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का। नमस्कार।